नमस्कार दोस्तों, आप सबके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग न्याय दर्शन की चर्चा करेंगे और न्याय दर्शन के अंतर्गत जो तर्क भाषा है, उसमें क्या है और किस प्रकार से वो तर्क को प्रमाणों तक लेके जाती है, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, न्याय दर्शन। उसके नीचे लिखा हुआ है महर्षि गौतम। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जो न्याय दर्शन है उसके आदिम प्रवर्तक जो हैं वो महर्षि गौतम हैं, ठीक है। और न्याय दर्शन की जो पुस्तक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नाम है तर्क भाषा। तो तर्क क्या है, देखिए तर्क भाषा क्या है, तो नीचे लिख रखा है, ध्यान से देखो कि तर्कम भाषयते अनया सा तर्क भाषा। जिस भाषा से तर्क को समझाया जाए उसे हम तर्क भाषा कहते हैं। और तर्क भाषा के राइटर का नाम क्या है, उनके राइटर का नाम है केशव मिश्र। और जो तर्क भाषा है दोस्तों, इसके अंदर बताया हुआ है कि पदार्थ कितने हैं। 16 पदार्थ इसमें माने जाते हैं और 16 पदार्थों के ज्ञान से किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होगी, यही तर्क भाषा का जो मुख्य हेतु है, बस यही है। तो आइए आगे देखते हैं। अब आप थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ लिख रखी है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है तर्क के नीचे उद्देश्य, लक्षण और फिर है परीक्षा। अब दोस्तों ये उद्देश्य क्या है, एक्चुअल में ये शब्द उद्देश्य नहीं है दोस्तों, ये उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब होता है नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, केवल नाम लेकर ही वस्तु के बारे में बताना, वो होता है उद्देश्य। मेरा नाम राजेंद्र है, किसी का नाम मोहन होगा, किसी का नाम सोहन होगा, कोई गाय है, कोई भैंस है, वो वस्तु संकीर्तन होता है। उसके बाद मैंने किसी का नाम लिया, मैंने कह दिया कि गो, मैंने कह दिया महिषी, कुछ भी कह दिया, घट कह दिया, पट कह दिया। उसके बाद कहने के बाद एकदम से दिमाग में आएगा कि भैया तुमने गो तो कह दिया, तुमने अश्वः कह दिया, तुमने घट कह दिया, तुमने पट कह दिया, तो इसका विशेष लक्षण क्या है, तुमने क्या लक्षण देखकर इसको गो कहा, क्या लक्षण देखकर इसको वस्त्र कहा, क्या लक्षण देखकर इसको घट कहा। तो ये जो बात है ये लक्षणों से जाहिर होती है। इसलिए वस्तु संकीर्तन करने के बाद दूसरे नंबर पर आता है लक्षण। लक्षण में क्या होता है, लक्षण भी दो प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक होती है व्यावृत्ति और दूसरी होती है व्यवहार। दोस्तों व्यावृत्ति के अंदर हम देखेंगे उसका भेद क्या है, कि वस्तुओं में आपस में भेद क्या है, कि जैसे वस्त्र जो है वो अलग है, घट घड़ा वस्त्र से अलग है, पट जो कपड़ा है वो घट से अलग है, गो वो इन सब से अलग है, कि कौन सी वस्तु किस प्रकार से अलग अलग है, वो होती है व्यावृत्ति। और व्यवहार में हम देखेंगे फिर उसकी जाति क्या है, कि जैसे वस्त्र की जाति। अब वस्त्र की जाति क्या, मान लो मलमल का कपड़ा है, सूती कपड़ा है, रेशमी कपड़ा है, तो इन सब के अंदर वास्तविक रूप में है तो कपड़ा ही ना। अब गो जैसे होती है गौ, तो गो तो काली भी होती है, सफ़ेद भी होती है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। घट को देख लो, घट छोटा होता है, बड़ा होता है, कोई लाल होता है, कोई काला होता है, इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो ये लक्षण के अंदर आ जाएगा। फिर जब लक्षण बता दिया गया तो लक्षण के बाद क्या करोगे दोस्तों, लक्षण के बाद उसकी परीक्षा तो करेंगे ना। मैंने किसी वस्तु का नाम लिया, उसका भेद कर दिया, उसकी जाति देख ली, लेकिन जो लक्षण मैंने बताया वो लक्षण उसमें घटित होता भी है या नहीं होता है, तो ये कौन बताएगा दोस्तों, ये हमको बताते हैं प्रमाण, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रमाणों के नाम दिए हुए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तो 4 प्रमाण तर्क भाषा में माने गए हैं, लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रमाण क्या है। तो देखिए अगले पेज पर यहाँ से एरो चलता है
और हमारा प्रमाण यहाँ पर आता है। ये डेफिनेशन है प्रमाण की, प्रमा करणम प्रमाणम। तो सबसे पहले आपके सामने शब्द है प्रमा। दोस्तों प्रमा का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान भी कैसा, एक होता है सविकल्पक, एक होता है निर्विकल्पक। अब सविकल्पक ज्ञान क्या है? जिसको आप डायरेक्ट सन्निकर्ष करके, देख कर, सूंघ कर, सुन कर इस प्रकार से ग्रहण करते हैं, वो आपका सविकल्पक ज्ञान है। और निर्विकल्पक ज्ञान वो है जिसको आप अपने आप से महसूस करके सोचते हैं, वो निर्विकल्पक है। तो इस चीज़ को देखना। अब जो प्रमा है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला होता है प्रमाता। क्या होता है दोस्तों? प्रमाता। प्रमा के पीछे ता लगा दो। प्रमाता, ज्ञान ग्रहण करने वाला। प्रमेय वो होती है जिसका ज्ञान ग्रहण किया जाए, और जिस माध्यम से किया जाए वो होता है प्रमाण। ठीक है। अब उसके बाद अगला शब्द इसमें है करणम। तो करण क्या होता है दोस्तों? अब आपने कारक प्रकरण पढ़ा है, उसमें एक शब्द आता है ना, करण कारक जो होता है, तो साधक तमम करणम वहाँ पे दिया होता है। तो करण क्या है? ज्ञान को ग्रहण करने में करण क्या बनता है? तो 3 चीज़ें करण बनती हैं। पहले बनता है दोस्तों इंद्रिय, नंबर 2 पे इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, और तीसरे नंबर पर आता है निर्विकल्पक प्रमा। तो ये इंद्रिय क्या है? अब दोस्तों देखो, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, अब ज्ञान तो ज्ञानेंद्रियां ही ग्रहण करेंगी ना। ठीक है। तो ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है? हमारी चक्षु है, हमारी त्वक है, त्वचा है, हमारे कान हैं, है ना। उसके बाद हमारी नासिका है, उसके बाद हमारी जो रसना है, रसना तो देखो अगर रस ग्रहण करेगी तो वो रसना है, और अगर वो बोलेगी तो जीवा है। तो रस का मतलब क्या है? वो हमको टेस्ट करके बताती है कौन सी वस्तु मधुर है, अम्ल है, कटु है, कषाय है, तिक्त है। गर्म शब्द के बारे में हमको हमारी त्वचा बताती है। कोई वस्तु कैसी है उसके बारे में हमारी चक्षु बताती है। शब्द कैसा है, छोटा है, बड़ा है, किस भाषा का है, कैसे बोलना है, वो सारे हमको हमारा कान सुनता है उन शब्दों को। कभी त्वचा से शब्द को ग्रहण किया जा सकता है? नहीं। ठीक है। और कोई सुगंधित वस्तु है, दुर्गंध है उसमें, ये सारा हमारा नासिका से होता है। लेकिन जो ज्ञान कैसे भी ग्रहण करोगे, तो मुख्य रूप से जो हमारी इंद्रिय जिस ज्ञान को ग्रहण करती है, उसका माध्यम हमारी इंद्रिय बनती है। तो नंबर 2 पर आता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अब ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या है? इसके अगर हम टुकड़े करें दोस्तों, तो क्या होता है? इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष। इंद्रिय का जब अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है, वो हमारा दूसरे नंबर पर करण बनता है। अब ये सन्निकर्ष क्या है? तो देखो दोस्तों, सन्निकर्ष मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। सन्निकर्ष का मतलब होता है किसी तरीके से उसके पास निकटता प्राप्त करना। तो जो सन्निकर्ष है उसके 6 भेद हैं। नंबर 1 है संयोग, नंबर 2 है संयुक्त समवाय, नंबर 3 है संयुक्त समवेत समवाय, नंबर 4 पर है समवाय, नंबर 5 पे है संवेत समवाय, और लास्ट नंबर पर है विशेषण विशेष्य भाव। अब इनको समझते हैं ये वास्तव में है क्या है। अब यदि आप यहाँ देखें तो चाक्षुष जो है उसके नीचे 3 लिखे हुए हैं, संयोग, संयुक्त समवाय और संयुक्त समवेत समवाय दिया है। 3 चाक्षुष में आते हैं और 3 श्रोत्र में आते हैं। तो मतलब ये जो 6 सन्निकर्ष हैं, ये हमारी 2 ही इंद्रियां ग्रहण करती हैं, या तो हमारी आँख या फिर हमारा कान। तो वो क्या है? देखो दोस्तों, हमारी आँख जब किसी वस्तु पर पड़ती है, पहली बार किसी चीज़ पर पड़ती है, उसको देखती है, तो उस सन्निकर्ष को कहते हैं संयोग। देखो लिखा हुआ है, संयोग के नीचे देखना। किसी वस्तु को मात्र देखना वो संयोग है। अब संयोग का मतलब ये थोड़े है कि आपकी आंख वहाँ से निकलकर वहाँ पे जाके पहुँचकर फिर होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ की दृष्टि वहाँ पड़ना, एक पॉइंट पर पड़ना, वो आपका संयोग है।
फिर दूसरे नंबर पर आता है संयुक्त समवाय। जब संयोग हो गया तो संयोग होने के बाद आप जब ये देखते हैं कि वो वस्तु है, मान लीजिए वो घड़ा है, आपने घड़े को देखा, देखते ही फिर आपने दूसरे नंबर पर ये देखा कि घड़ा छोटा है, बड़ा है, लाल है, काला है, पीला है। दोस्तों वो है संयुक्त समवाय। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका है संयुक्त समवाय। इसमें आप क्या देखेंगे, वस्तु के गुण। ठीक है। अब उसके बाद आप तीसरे नंबर पर जब जाते हैं तो आपके सामने आता है संयुक्त समवेत समवाय। अब दोस्तों ध्यान से देखो, दूसरे नंबर में और तीसरे नंबर में एक शब्द एक्स्ट्रा बीच में जुड़ गया जो है समवेत। दोस्तों समवेत का अर्थ होता है जाति। जो गुण आपने देखे, जो वस्तु आपने देखी, उसके गुण भी देख लिए, बट उसके बाद आप उसकी जाति को देखते हैं। जाति का मतलब वो जो जातियाँ आज के टाइम में बनी हुई हैं वो नहीं। जातियाँ घड़े की जाति, कपड़े की जाति, किसी भी वस्तु की जाति होती है। ठीक है, तो वो आपका संयुक्त समवेत समवाय है। आप ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो उसके बाद तीन चीज़ें आपने आंखों से देखी। मान लो आपने घड़े को छोड़ो, आपने डायरेक्ट कपड़े को देखा, तो कपड़े को सिर्फ देखना संयोग है। सफ़ेद कपड़ा है, काला कपड़ा है इत्यादि देखना संयुक्त समवाय है। और संयुक्त समवेत समवाय में आप जाति देखते हैं कि कपड़ा जो है आपका मलमल का है कि सूती है, वो जाति देख रहे हो आप उसमें उसकी। ऐसा तो नहीं है कि वही कपड़ा मलमल का है दूसरा नहीं बन सकता, या फिर वही कपड़ा सूती है दूसरा कपड़ा मलमल का नहीं है। तो ये भी जो है ये संयुक्त समवेत समवाय में आएगा। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका है समवाय। दोस्तों कान में पहली बार जब शब्द पड़ता है उसको हम कहते हैं समवाय। शब्द श्रवण समवाय होता है। उसके बाद अब देखो समवेत समवाय आ गया। तो समवेत शब्द पीछे था, समवेत का मतलब जाति। तो जब आपके कान में शब्द कंप्लीट रूप से आ जाता है, जब आप उसको पूर्ण रूप से पहचान जाते हैं, तो वो शब्द बन जाता है समवेत समवाय। जैसे मैंने बोला कमल, तो पहले आप क्या सुनेंगे, क में अ, फिर म में अ, फिर ल में अ, तभी तो कमल बनता है। तो कान में पहले क का पढ़ना, फिर अ का, फिर म का, फिर अ का, फिर ल का, फिर अ का, वो बार बार धीरे धीरे पढ़ रहा है, वो समवाय है। लेकिन जब कमल पूरा हो गया, कमल तो मतलब कमल एक शब्द कंप्लीट कान में जाता है, वो होता है समवेत समवाय। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका आता है विशेषण विशिष्य भाव। अब दोस्तों इसमें क्या है, अब विशेषण और विशेष्य को समझिए पहले। कि जैसे मैं इस पेन को लेकर बात करूं, ये एक पेन है, ठीक है। तो ये पेन क्या है, ये आपका विशेष्य है। लेकिन ये पेन कैसा है, ये हरा है, हरा पेन। तो हरा शब्द इसमें आपका विशेषण हो गया और पेन शब्द आपका विशेष्य है। तो जब आपको ना तो विशेषण मिले ना विशेष्य मिले, इसका मतलब क्या है, उसका अभाव हो। मैंने आपको कहा कि जाइए आप भीतर जाके देखिए, वहाँ पे घड़ा पड़ा है। तो आप वहाँ पे जाते हैं, कोई घड़ा नहीं दिखता, कुर्सी नहीं दिखती, कुछ भी नहीं आपको दिखता है। तो ना तो आपको विशेषण मिल रहा है ना आपको विशेष्य मिल रहा है। मैं कहूँगा चलो जाओ अंदर से लेके ना हरा पेन लेके आओ, ना तो आपको कोई चीज़ अंदर गए, ना तो आपको हरा कुछ दिखा, ना आपको पेन दिखा। इसका मतलब क्या है, उसका अभाव हो गया। तो हमारे 6 प्रकार के सन्निकर्ष ये थे, क्योंकि अंदर जाकर आप देखोगे ना, सन्निकर्ष तो करोगे, तो ना तो विशेषण मिला ना ही विशेष्य मिला, इसीलिए इसके नीचे अभाव लिखा हुआ है। तो कोई भी जो करण है, साधन है, ठीक है, तो उसमें जो आपका सन्निकर्ष है दोस्तों, सन्निकर्ष दो ही तरीके से होता है, या तो आंखों से होगा या फिर कान से होगा। तो ये चीज़ समझ में आई। अब उसके बाद जो मैंने अभाव था, अब अभाव लिखा है तो अभाव को समझ भी लो। अब यहाँ पे देखो, जो अभाव है, कोई भी वस्तु जो होती है दोस्तों, वो 4 प्रकार से अभाव को प्राप्त होती है। अभाव मतलब उसकी कमी कब होगी, नंबर 1, या तो
वो वस्तु बनी ही नहीं, बनने से पहले उसका अभाव रहेगा, बनने के बाद वो टूट गई तो उसका अभाव हो जाएगा, वस्तु है ही नहीं तो भी उसका अभाव है, और एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव तो हमेशा रहता ही है। ठीक है, अब मान लीजिए ये पेन है, ये चश्मा है, जो भी है, मेरे पास ये माउस पड़ा है। ठीक है, तो बनने से पहले इनका अभाव रहेगा, उसी को हम दोस्तों कहते हैं प्राग भाव। बनने से पहले जो अभाव रहता है वो प्राग भाव है। नंबर 2 प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंस, ध्वंस होता है नष्ट हो जाना, तो किसी वस्तु के बनने के बाद अगर वो नष्ट हो जाती है तो होता है प्रध्वंसा भाव। नंबर 3, अब अत्यंत अभाव क्या है? ना मेरे पास पेन है, ना मेरे पास ये चश्मा है, मेरे पास टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, ये अत्यंत अभाव है। ठीक है, अब मान लो मैंने आपको अभी एक बात कही थी कि मैंने किसी को अंदर भेजा, अंदर जाकर उसको मैंने पहले ये कहा कि अंदर जाकर देखो कि कोई पेन पड़ा है हरा। वो अंदर जाता है, उसको ना हरा दिखता है ना पेन दिखता है, इसका मतलब अत्यंत अभाव है। और उसके बाद चौथे नंबर पर क्या है? क्या मैं पेन को चश्मा कह सकता हूँ या चश्मे को पेन कह सकता हूँ? कभी भी नहीं कह सकता। तो दोस्तों ये होता है अन्यो अन्य अभाव, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव होना। ठीक है, अब आपने सब चीज़ें समझ ली कि तर्क क्या है, भाषा क्या है। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा करण था, आपने इंद्रिय पढ़ लिया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पढ़ लिया, और नंबर 3 पर आता है निर्विकल्पक प्रमा। यहाँ पर थोड़ा देखिए लिखा हुआ है, तो निर्विकल्पक प्रमा का क्या है भाई? कई बार हमारा जो आंतरिक ज्ञान है, आंतरिक जो ज्ञान है, वही हमारा साधन बन जाता है। ठीक है, कई बार हम आभास कर लेते हैं, ठीक है, तो अनुमान भी कर लेते हैं, तो वो आपकी निर्विकल्पक प्रमा है। तो उसके बाद दोस्तों, अब जो भी वस्तु है, अब आपने करण तो पढ़ लिया, लेकिन कोई भी वस्तु जब बनती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो कारण क्या है? देखो, अब यहाँ पर आपने किताबों में बहुत बार पढ़ा होगा कि कारणम त्रिविधम भवति, समवायी असमवायी निमित्त भेदात। अब ये समवायी क्या है, असमवायी क्या है, निमित्त क्या है? देखो निमित्त यहाँ लिखा हुआ है, इनके नीचे कुछ लिखा है मैंने, उससे पहले एक चीज़ समझो। जैसे अगर मैं कहूँ ये पेन ही लगा लो, जो कपड़े को ले लेते हैं, पेन जिसको मर्जी लीजिए आप। तो जो मैंने कपड़ा, चलो मैंने कपड़ा देख लिया, अब कपड़ा जो है, कपड़ा बना किससे है? धागे से बनता है, धागा। तो धागा कपड़े की जड़ है। पेन, पेन किससे बना है? प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक कपड़े की जड़ है। इसमें रिफिल भी है, उसके बाद ये लोहा भी लगा हुआ है, इसके अंदर शाही भी है। तो उसके बाद एक धागा जो है, एक प्लास्टिक जो है, एक मेटल जो है, जो मूल वस्तु है दोस्तों, वो समवायी कारण होती है। यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। उसके बाद जब समवायी कारण आपस में मिलते हैं तब हो जाता है आपका असमवायी कारण। तो देखिए असमवायी के नीचे संयोग लिखा हुआ है। धागों के मिलने से कपड़ा बनता है, प्लास्टिक मेटल रिफिल मिलने से ये पेन बनता है, तो ये हो जाएगा आपका असमवायी कारण। फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका निमित्त कारण। अब ये निमित्त क्या है? निमित्त मतलब वो मशीन जिसमें ये पेन बना, वो मशीन जिसमें वो कपड़ा बना, वो चाक जिस पर वो घड़ा बना, तो वो निमित्त कारण होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी वस्तु है उसको बनने में 3 कारण बड़ा महत्व रखते हैं: समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की थी तर्क भाषा की, और मुझे लगता है कि आसान भाषा में मैं आपको समझा पाया हूँ कि तर्क भाषा में हम प्रत्यक्ष को कैसे करेंगे और किस प्रकार से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन और पुट हो सकता है कि अगर आपसे कोई कहे कि अभाव का कारण क्या है, तो दोस्तों अभाव का कारण कई लोग कह सकते हैं कि अगर समवायी कारण कोई है ही नहीं तो भी अभाव हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभाव का कारण अगर पेपर में आए तो निमित्त कारण होता है। क्या होता है जी? निमित्त कारण है। तो दोस्तों आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि फिर भी कोई प्रश्न आपका है
तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना कमेंट डालकर उसको पूछ सकते हैं। अगली वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।